क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर के 1947 के बीच की स्टोरी हम पढ़ेंगे या हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का जो नेशनल मूवमेंट था, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, वो कैसे शुरू हुआ और हमने स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की। तो द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड, हमने पहले के चैप्टरों में देखा था कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट थी टेरिटरीज़ की और टेक ओवर था किंगडम का, इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया, कैसे चेंज लाइफ की पीजेंट में आया और ट्राइबल में आया, कैसे पीजेंट्स परेशान रहे, किसान कैसे परेशान रहे। और हमने ये भी पढ़ा कि एजुकेशन में कौन कौन से चेंज हुए और मैकॉले ने किस तरह से इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किए। और डिबेट हुआ कि फिर कंडीशन ऑफ वुमेन को कैसे सुधारा जाए और अनटचेबल को कास्ट सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। और हमने ये भी पढ़ा कि रिवोल्ट हुआ 1857 का और उसके क्या परिणाम हुए और उस हमारे यहाँ पर डिक्लाइन हुआ क्राफ्ट का, और मतलब जो हमारे कारीगर थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारे यहाँ का वस्त्र उद्योग था, जो हमारे यहाँ हाथ से बुनने वाले कपड़े का काम था, वो मशीनों के सामने नहीं टिक पाया। तो ये हमने पढ़ा, इन सारे इश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो क्या हुआ कि लोग जो थे वो ब्रिटिश रूल से, सभी लोग जो थे वो डिसकंटेंट थे, बहुत असंतुष्ट थे। तो क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म हुआ कि लोगों के मन में विचार आया कि आखिर कंट्री जो है इंडिया वो है क्या और whom इज़ इट मीन्ड, है किसके लिए। तो उनके दिमाग में ही आंसर आया कि इंडिया जो है वो पीपल ऑफ इंडिया था या पीपल ऑफ इंडिया है, और वो सभी लोगों का है, वो किसी क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज से उसका संबंध नहीं है, सभी लोगों का है। और जितने कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए हैं। पर उन्होंने देखा, उनके अंदर ये अवेयरनेस आई कि जो ब्रिटिश हैं दे वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के रिसोर्स हैं उन पर कंट्रोल कर रहे थे उस समय में। और जब तक क्या हो कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो वो लोग शोषण कर रहे हैं हमारे देश का, जब तक ये एंड नहीं होगा, अनटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियन। तो इंडिया जो है वो इंडियन का नहीं होगा। तो ये जो कॉन्शसनेस थी, ये जो जागरूकता थी, ये शुरू हुई पॉलिटिकल एसोसिएशंस के माध्यम से, जो पॉलिटिकल संस्थाएं बनी उनके माध्यम से 1880 के बाद में। ये जो थे जितने भी एसोसिएशन बने, ये इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स और लॉयर्स के द्वारा बनाए गए थे। तो इनमें क्या थे, जैसे पूना का सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारी संस्थाएं, ये पॉलिटिकल संस्थाएं थीं जो उस समय बनी जब देश में जागरूकता आई और लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति कुछ सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू किया कि अब हम हमारे देश की स्वतंत्रता को हासिल करेंगे। तो गोल जो था, द गोल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट दोज ऑफ एनी वन रिलीजन, कम्युनिटी और क्लास। और इनका जो लक्ष्य था वो ये था कि भाई हमको इंडिया को किसी पर्टिकुलर क्लास या किसी पर्टिकुलर क्लास का मतलब यहाँ वर्ग से, कि भाई मिडिल क्लास, हाई क्लास या लोअर क्लास, तो इससे के लिए या किसी धर्म के या किसी क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हमको इंडिया को सॉवरेन बनाना है। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु की, मतलब हम जो कैपेसिटी है हमारी, हम इंडिपेंडेंटली करें किसी और दूसरे के इंटरफेरेंस से। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन था ये 1870 में से लेकर 1880 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल ले आई थी जिसके कारण क्या हुआ कि देश में विवाद बढ़ता रहा, डिसकंटेंट बढ़ता रहा। इसमें सबसे पहला नाम है द आर्म एक्ट।
आर्म्स एक्ट जो था वो 1878 को पास हुआ। इसमें इंडियंस को डिसअलाउ कर दिया कि वो किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकते थे। और उसी समय एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें जो है गवर्नमेंट ने जो है प्रेस के ऊपर कि कोई भी समाचार पत्र गवर्नमेंट की जो है आलोचना नहीं करेगा, और यदि करता है तो उसकी सारी एसेट्स को गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। तो ये दो एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट ने क्या किया, धीरे धीरे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट का जन्म कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल हालांकि अच्छे के लिए लाई थी गवर्नमेंट ने, कि जो यूरोपियन पर्सन थे और ब्रिटिश पर्सन थे, वो इंडियन जज के द्वारा उनका निर्णय, यदि कोई केस उनका चलता है तो इंडियन जज उनका निर्णय ले सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में गवर्नमेंट ने इस बिल को विड्रा कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश और यूरोपियन ने इसका अपोज किया कि भाई हम इंडियन के जज हमारा क्यों वो करेंगे फैसला। तो इस जैसे ही विड्रा किया गवर्नमेंट टू विड्रा द बिल, इंडियंस वर इनरेज्ड। सारे इंडियन जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत इनरेज्ड हो गए, ठीक है ना। और द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड। और इससे क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि कैसा रेशियल एटीट्यूड है ब्रिटिश का इंडियन के प्रति। तो उस समय एक नीड थी कि ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियन की ज़रूरत थी 1880 में। और इल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद तो ये चीज़ बहुत बढ़ गई। तो इसमें एक चीज़ उभरी, एक पार्टी उभरी या एक पॉलिटिकल एसोसिएशन उभरा जिसका नाम हम अच्छे से जानते हैं, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 72 डेलीगेट्स के साथ सबसे पहले A.O. ह्यूम करके एक कांग्रेस थे, उन्होंने स्थापना की थी इसकी 1885 में। और इसके अर्ली लीडरशिप में हमारे देश से दादा भाई नेहरू फिरोज शाह मेहता, बजरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और S. सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब जो थे बॉम्बे और कलकत्ता के लोग इसमें ज़्यादा शामिल हुए। दादा भाई नेहरू एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने लंदन में रह करके बहुत सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के उनके पास मेंबरशिप थी, और उन्होंने जो है यंगर नेशनलिस्ट को गाइड किया वहाँ से बैठ करके। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो और इसी तरह A.O. ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, और उन्होंने भी एक पार्ट प्ले किया कि इंडियन को दूसरे अलग अलग रीजन से जो है उन्होंने टुगेदर उनको लेकर के आया। तो दादा भाई नेहरू जी एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट का मतलब है कि जो सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट लिख करके, लोगों की बिल्कुल मीटिंग करके। तो इस तरह से इन्होंने जो है, इनकी किताबें बहुत फेमस हुई हैं। नेहरू जी की दादा भाई नेहरू जी की जो किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसने एक्सपोज किया कि किस तरह से जो है ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के खजाने को खाली कर दिया। और जो है इससे लोगों के अंदर जागरूकता है। फिर है अ नेशन इन द मेकिंग। ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने पहले 20 इयर्स तक के मॉडरेट के रूप में कांग्रेस ने काम किया। मॉडरेट का मतलब होता है कि यदि हम हिंदी में समझें तो कांग्रेस के दो रूप थे, मॉडरेट और रेडिकल्स। तो मॉडरेट का मतलब होता है नरम दल, और रेडिकल्स का मतलब होता है गरम दल। तो शुरू में क्या हुआ कि कांग्रेस ने यही चाहा कि भाई गवर्नमेंट से बात की जाए, उनके सामने विनती की जाए, रिक्वेस्ट की जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, और वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता था, उससे क्या हो कि हमको कुछ प्रोविंसेस में, कुछ क्षेत्रों में पावर मिल जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाने में मदद करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और उसमें जगह जगह से लोग चुने जाते थे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो चाहते थे कि इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस मिले, उनमें हाई पोजीशन मिले। और दूसरी चीज़ ये भी चाहते थे कि गवर्नमेंट में भी इंडियंस को हाई पोजीशन मिले, और जो एग्ज़ाम ICS का एक एग्ज़ाम होता था उस समय में, तो वो इंग्लैंड लंदन में ना हो करके वो यहाँ पर हो, इंडिया में हो।
तो इस तरह से क्या हुआ, इंडियनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड हुई और जो भी जॉब वॉब थे वो सब ब्रिटिश लोगों के द्वारा मोनोपोलाइज्ड थे, मतलब उन्हीं लोगों की चलती थी। तो ये चीज़ें जो थी कि इंडियन को भी जो है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ऐसा सबसे पहले इनका उद्देश्य था। क्योंकि इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरी मिलती थी और ये जो था इससे हमारे देश का जो ड्रेन हो रहा था वेल्थ, वो इंग्लैंड जा रहा था पूरा। फिर दूसरी जो इनकी डिमांड थी कि वो था कि भाई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी रहे। जो आज है हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो एग्जीक्यूटिव और इन सब चीज़ों से मतलब अलग रहे, उन पर ब्रिटिशर्स का दबाव न रहे। और रिपेल ऑफ आर्म एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उन्होंने चाहा कि भाई आर्म एक्ट को ख़त्म किया जाए, रिपेल किया जाए, और स्पीच और एक्सप्रेशन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गवर्नमेंट ने लाई है इसको बंद किया जाए। तो ये कांग्रेस जो चाहती थी शुरू में वो यही चाहती थी, और ये चाहती थी कि अर्ली कांग्रेस बहुत सारे इकोनॉमिक इशू भी उन्होंने वो किया। उन्होंने लिखा कि भाई ब्रिटिश रूल ने पॉवर्टी को लाया है, फेमाइन को लाया है, लैंड रेवेन्यू को, फेमाइन मतलब होता है अकाल, लैंड रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे गरीब किसान जो है गरीब हो गए हैं, ज़मींदार जो है वो दे नहीं पा रहे हैं। और एक्सपोर्ट कर दिया है ग्रेन को, जो भी हमारे यहाँ का ग्रेन पैदा हो रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज हो रही है। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कट किया जाए और बहुत ज़्यादा फंड इरिगेशन के लिए दिया जाए। और इसने कांग्रेस ने बहुत सारे रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव पारित किए साल्ट टैक्स पे, ठीक है ना। और कहा कि भाई जो इंडियन लेबरर अब्रॉड में है उनको उनके साथ जो है सही तरह से व्यवहार हो। फॉरेस्ट ट्रैवलर जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, ट्राइबल दिक्कूज अपन ने पढ़ा था ना, तो उनको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से क्या हुआ कि कांग्रेस ने केवल प्रोफेशनल ग्रुप के लिए नहीं, सबके लिए, चाहे वो ज़मींदार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो इन सब के लिए बात की। अब कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे, ये क्वेश्चन भी है आपको कि वो लोग कैसे काम करते थे, तो उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस लाई अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, आर्टिकल लिखे और ब्रिटिश रूल को शो किया कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है इकोनॉमिक रूइन ला रहा है, कैसे जो है हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था जो है वो ख़राब हो रही है। उन्होंने ब्रिटिश रूल को स्पीच के द्वारा और रिप्रेजेंटेटिव भेज करके डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में, ताकि लोगों को पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ किया। उन्होंने फेल्ट किया कि ब्रिटिश को रिस्पेक्ट है फ्रीडम और जस्टिस के आइडियल पे, तो इसीलिए क्या है कि वो लोग हमारी मांग को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा उन लोग मानते थे बहुत आसानी से। तो ये था कि व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर टू एक्सप्रेस दीज डिमांड, कि भाई वो चाहते थे कि इन डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखा जाए और गवर्नमेंट जो है यहाँ के लोगों की फीलिंग को समझ सके। लेकिन गवर्नमेंट उतना नहीं समझ पा रही थी। फिर क्या हुआ, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, 1890 के आसपास इंडिया जो है वो इंडियंस जो है, जो हमारे देश के बाकी के लोग थे, तो उन लोग जो है कांग्रेस की इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टाइल थी उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में जो लीडर थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल का नाम, तो लाल से क्या बना है, लाल से और बाल से और पाल से, आप सोचिए। तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव और मेथड, तो ये लोग चाहते थे कि भाई कुछ रेडिकल ऑब्जेक्टिव हो, मतलब गवर्नमेंट को मनाने से काम नहीं चलेगा। और दे क्रिटिसाइज मॉडरेट, उन्होंने कहा कि भाई जो मॉडरेट लोग हैं, जो नरम दल के लोग हैं, वो लोग तो पॉलिसी ऑफ प्रेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने एम्फेसिस किया कि भाई सेल्फ रिलायंस रहे, हम खुद आत्मनिर्भर बने, कंस्ट्रक्टिव काम करें और उनको स्ट्रेंथ दिखाएं, और ठीक है ना। तिलक ने जो है उस समय एक नारा दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बाल गंगाधर तिलक का ये जो नारा था ये बहुत फेमस हुआ।
1905 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया। अब उस समय बंगाल जो था वो था बिहार के, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, और उसमें बिहार और उड़ीसा का पार्ट था। तो जो ब्रिटिश थे वो, उन लोगों ने ये ऐसा इसलिए किया, ब्रिटिश ने तो ये बोला कि भाई हमको इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि भाई हमको प्रशासन करने में दिक्कत जा रही है, इसलिए हमने विभाजित किया। लेकिन वो एक्चुअली ये था कि वो नॉन बंगाली एरियाज़ को उस प्रोविंसेस से हटाना चाहते थे। गवर्नमेंट ने जो है ईस्ट बंगाल को मर्ज कर दिया आसाम से। और इनका जो मेन मोटिव था, क्योंकि बंगाल उस समय में बहुत मतलब फेमस हो रहा था, वहाँ से बहुत सारे लोग जो है एजुकेटेड होकर के और पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन लोगों को क्या करना था, कर्टेल करना था उनका इन्फ्लुएंस। कर्टेल करना था मतलब उनका इन्फ्लुएंस कम करना था, कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन, और स्पिल्ट करना था लोगों के बीच में, फूट डालना था बंगाली पीपल के बीच में। तो उस समय में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी करके एक मराठी न्यूज़पेपर जो है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिस, ये ध्यान रखिएगा, केसरी करके जो न्यूज़पेपर था वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, और उसके माध्यम से वो क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या हुआ, पूरे देश के लोगों को इन्फ्यूरिएट हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। सारे जो कांग्रेस के सेक्शन थे, चाहे मॉडरेट हो रेडिकल, उन लोगों ने सबने अपोज किया। पब्लिक मीटिंग हुई जगह जगह, और नए नए मेथड आए कि कैसे हम गवर्नमेंट का विरोध करें। तो इसको स्वदेशी मूवमेंट कहा गया, बंगाल में बहुत फेमस हो गया ये। और उसके बाद वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा कई जगह आंध्र प्रदेश में, और लाखों लोग इसमें शामिल हो गए। अब क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल को जो है अपोज करना शुरू किया, एंड इनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी इंटरप्राइज की, नेशनल एजुकेशन, यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, टू फाइट फॉर स्वराज, रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, कि ब्रिटिश के गुड्स का, अंग्रेज़ों के जो कपड़े हैं, विदेशी कपड़े, उनका, इन सब चीज़ों का, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार शुरू हो गया। और कुछ लोगों ने तो रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी शुरू कर दिया। रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जैसे एक नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब, ही वाज द लीडिंग मेंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप विच वाज क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिशन। तो लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से थे, और वो रेडिकल ग्रुप से संबंधित थे, और उन्होंने जो है एक्टिव मेंबर थे वो आर्य समाज के। तो इस तरह से क्या हुआ कि फिर ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, लैंडलॉर्ड और नवाब भी जो हैं, उन लोग भी बाहर निकल के आए। उन लोगों ने भी जो है अपना एक यूनियन बनाया, और उसका नाम था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। और ढाका में इन्होंने 1906 में इसको बनाया था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो लीग ने थोड़ा दूसरी तरह से अपना अस्तित्व बनाया, उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी लोग अपोज कर रहे थे बंगाल के पार्टीशन को। तो वो चाहते थे डिज़ायर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, वो चाहते थे कि मुस्लिमों को अलग जो है चुनाव क्षेत्र दिया जाए या रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और जो गवर्नमेंट भी चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई हिंदू मुस्लिम में फूट हो जाए, तो गवर्नमेंट ने स्वीकार भी कर लिया 1909 में। कुछ सीट काउंसिल्स की दे दी गई मुस्लिम को, और मुस्लिम वोटर उनको इलेक्ट करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि रिलीजियस ग्रुप के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने हमको तोड़ना शुरू किया। मीनवाइल क्या हुआ, कांग्रेस भी टूट गई 1907 में, दो ग्रुप बन गए, मॉडरेट और रेडिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मॉडरेट जो थे वो बायकॉट का अपोज करने लगे, और दे फेल्ट इट वाज इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स। आफ्टर द स्प्लिट कांग्रेस केम टू डोमिनेटेड बाय मॉडरेट विद तिलक फॉलोअर्स एंड फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, द टू ग्रुप रीयूनाइटेड। फिर से लेकिन क्या हुआ, इन दोनों ग्रुप को रीयूनाइट होना पड़ा, जब लोगों ने देखा कि यार यदि हम ऐसे ही टूटते रहेंगे तो वो अंग्रेज सरकार से तो कभी लड़ नहीं पाएंगे। ये फिर से रीयूनाइटेड हुए 1915 में।
फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी नेक्स्ट ईयर जो है लखनऊ पैक्ट इन्होंने साइन किया था। याद रखिए कौन सा पैक्ट से ये दोनों इकट्ठे हुए थे। तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर के काम किया लखनऊ पैक्ट के बाद। और इस तरह से क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इंडियन के गवर्नमेंट के लिए कि इंडिया के किस तरह से जो है इंडिपेंडेंस मिले इसके लिए काम करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, 1919 के बाद स्ट्रगल जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध वो बहुत तेज हो गया। उसमें पीजेंट्स, ट्राइबर्स, स्टूडेंट सब आ गए। और क्या हुआ कि कांग्रेस को 1920 में बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलने लगा। उसी समय क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या हुआ, हमारे यहाँ की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई जैसे हमने पहले देखा। और अचानक से क्या हुआ कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया गवर्नमेंट इंडिया का। जो रक्षा का जो था डिफेंस का खर्च, और उनने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के कारण क्या हुआ कि प्राइस एकदम बढ़ गए चीज़ों के, और कॉमन पीपल के लिए डिफ़िकल्ट हो गया। और अपन ने पहले देखा था कि भाई बिजनेसमैन्स को इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ, टिस्को जैसी कंपनियाँ आई, ठीक है ना, कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि बिजनेस ग्रुप जो था उनके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी हो गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्मी बढ़ाने का मौका मिल गया। विलेजेस को जो है प्रेशराइज किया गया कि वो सैनिक दें, विलेजर्स सेना में भर्ती हों। और कई लोगों को अब्रॉड भेजा गया। और कई लोगों को वहाँ से समझ में ये आया लौटने के बाद कि इम्पीरियल पावर जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसको अपोज करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उसी समय 1917 के आसपास रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। और उससे क्या हुआ कि जो पीजेंट और वर्कर थे उन्होंने जार के अगेंस्ट में, जो राजा था वहाँ का, उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। तो इससे भी क्या हुआ, नेशनलिस्ट को, जो हमारे यहाँ के लोग थे, उनको बड़ा बल मिला कि यार ऐसा हो सकता है हमारे देश में भी। फिर इसी समय महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए। और वो क्या हुआ कि एक मास लीडर के रूप में सामने आए। और वो एज उनकी उस समय 46 थी जब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट कर आए। और साउथ अफ्रीका में उनको काफ़ी अनुभव था कि किस तरह से उन्होंने जो है वहाँ की गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है अभियान चलाया। और उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, बहुत सारे अपर मर्चेंट, लोअर वर्कर। तो महात्मा गांधी ने पहले क्या किया कि इन सबको मिलाया। और उन्होंने पहला ईयर तो इंडियन ट्रेवल करते हुए कि सब लोगों के बीच में सिचुएशन को समझते हुए। और कई जगह उन्होंने फिर मूवमेंट शुरू किए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। और फिर वहाँ पर उनका कांटेक्ट हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से। तो इस तरह से क्या हुआ कि अहमदाबाद में उन्होंने एक सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक को 1918 में सक्सेसफुली मतलब किया, जिसके कारण को ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो 1895 में दूसरे इंडियन के साथ महात्मा गांधी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1895 में। और इसके बाद क्या हुआ कि मूवमेंट जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज हो गया। वो 1990 से लेकर के 1922 तक। तो सबसे पहले इसमें जो था रोलैक्ट सत्याग्रह की बात आती है कि क्या था रोलैक्ट सत्याग्रह। तो 1919 में गांधी जी ने गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट। तो ये रोलैक्ट एक्ट क्या था, इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा लोगों को कि भाई ब्रिटिश ने जो पास किया था, इसमें क्या हुआ कि हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे इंडियंस थे उनके फंडामेंटल राइट पे ज़बरदस्त प्रहार किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पुलिस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में जो है असंतोष आ गया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, तो इन्होंने क्या किया
कि फेल्ट कि गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि लोगों की बेसिक फ्रीडम पर जो है इस तरह से कोई काम करे गवर्नमेंट, और उन्होंने इसको डेवलिश कहा। और गांधी जी ने कहा इंडियन को कि भाई 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन डे को मनाया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि हड़ताल शुरू हुई, सत्याग्रह सभा जगह जगह होने लगी, और जो रोलैक्ट एक्ट का जो ये था वो फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल के रूप में उभर के आया। मतलब सारे देश के लोग जो है वो इसका अपोज करने लगे। तो अप्रैल में क्या हुआ, 1919 में बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे। अमृतसर में एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर करके एक अंग्रेज था, वो आया बहुत सारे सैनिकों के साथ, और उसने क्या किया, वो सबसे पहले तो उसको जो जलियांवाला बाग था उसको चारों तरफ से उसने बंद किया, और उसने फिर क्या किया, एक तरफ से जब गोलियां चलाना शुरू की तो लाखों लोग वहाँ पर, मतलब हजारों लोग जो थे, मतलब कुआं था वहाँ एक, तो उसी में सब लोग कूद गए और मतलब मर गए सब लोग। और वहाँ की दीवारों में आज भी देखने को मिलता है कि उसने किस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके कारण पूरी जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत विरोध हुआ कि निहत्थे लोगों पर उन्होंने हमारे मतलब अत्याचार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उन्होंने वापस कर दी। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम सब यूनाइटेड हुए ब्रिटिश रूल्स को फाइट करने के लिए, रोलैक्ट सत्याग्रह के बाद। और इसके बाद महात्मा गांधी ने जो है, ये महात्मा गांधी का कॉल था, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम और दूसरे रिलीजन सभी लोगों को बुलाया, और उसी समय खिलाफत एजिटेशन भी हुआ। और महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च किया 1920 में। और इससे खिलाफत मूवमेंट ये था कि एक हार्श ट्रीटी थी उस समय में तुर्किश सुल्तान के साथ, जिसको लोग मुस्लिम खलीफा कहा करते थे। और लोग जो है जलियांवाला बाग मैसाकर और इंडियन मुस्लिम जो थे वो खलीफा के साथ, उनके खलीफा के साथ कुछ गलत हो रहा था, तो इसके लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब खिलाफत एजिटेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली जो उसके लीडर के रूप में निकले और उस चीज़ के लिए, और गांधी जी ने जो है उस समय में मतलब जलियांवाला बाग मैसाकर को लेकर के और खिलाफत आंदोलन को लेकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। और बहुत अच्छा मतलब ये मूवमेंट चला 1921 और 22 पे। और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट के कॉलेजेस छोड़ दिए। और उस समय में कई लॉयर, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, श्री राजगोपालाचारी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस गवर्नमेंट छोड़ दी। लॉयर थे वो लोग। तो ब्रिटिश टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने दिए थे इंडियन को, कई लोगों ने उनको वापस कर दिए। और लोगों ने जो है जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियाँ, फॉरेन प्लेट बॉन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो था वो अचानक से कम हो गया। तो ये सब जो थे ये टिप ऑफ आइसबर्ग थे। मतलब पूरी कंट्री में जो था बहुत जम से रिवोल्ट चल रहा था। ये तो जो छोटी मोटी बातें बताई जा रही कि ऐसा हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब जगह जगह विरोध कर रहे थे। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि पीपल के जो इनिशिएटिव थे डिफरेंट क्लास ग्रुप के, वो अलग अलग तरीके से गांधी जी के मूवमेंट को ले रहे थे, कोई एक साथ नहीं सोच रहा था। जैसे क्या हुआ कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार पीसेंट ने नॉन वायलेंट कैंपेन लगा लिए थे कि भाई लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट कम कर दे। आंध्रा में, तमिलनाडु में लिक्वर शॉप को जो है लोगों ने लूट लिया। कई जगह जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू हो गया, और कई जगह जो है पीजेंट ने स्वराज घोषित कर दिया, गांधी राज घोषित कर दिया। ठीक है ना। और मुस्लिम और जो बंगाल में भी जो खिलाफत काल शुरू हो गया। तो मतलब ये था कि पंजाब में अकाली एजिटेशन शुरू हो गया सिख का, और सब ग्रुप अपना अपना देख रहे थे। कोई भी मतलब
देश को के बारे में नहीं सोच रहा था, सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के लोग तो चिल्लाने लगे गांधी महाराज की जय, और उन्होंने मतलब जो प्लांटेशन में काम करते थे वर्कर, उन्होंने कई जगह विद्रोह कर दिया, और लोग महात्मा गांधी को मसीहा कहने लगे, और उन्होंने कहा कि भाई अब महात्मा गांधी जो है वो गरीबी का अंत कर देंगे। और गांधी जी जो चाहते थे कि ये सब नहीं हो कि लोग अपना अपना स्वार्थ देखें, वो क्लास यूनिटी चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कल को ये स्वतंत्रता मिले और लोग आपस में लड़ें, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। फिर भी क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा विद्रोह शुरू हुआ, और गांधी जी को लोग क्रेडिट करने लगे इन अचीवमेंट के लिए। और क्या हुआ कि जो गांधी जी थे उन्होंने ये सब जब देखा तो गांधी जी के आइडियल्स के हिसाब से उनको ये सब चीज़ें नहीं लग रही थी, क्योंकि मतलब धीरे धीरे लोग वायलेंट होते जा रहे थे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि जब उनको देखा कि वायलेंट होने लगा, एक चौरा चौरी करके जगह थी, वहाँ पर लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया, तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया फरवरी 1922 में, क्योंकि a crowd of peasants set fire to police station in Chorachori. 22 policemen were killed on that day. Peasants were provoked because the police had fired on peaceful demonstration. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया तो जगह जगह उनकी आलोचना हुई, लोग ने जो है मतलब उनकी आलोचना भी की। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी के फॉलोअर ने ये स्ट्रेस किया कि कांग्रेस को कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि जो दूसरे लीडर थे उन लोगों ने आर्ग्यू किया कि पार्टी को जो है इलेक्शन काउंसिल्स का लड़ना चाहिए, और गवर्नमेंट में घुस करके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए उनकी पॉलिसीज़ को थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेज। विलेज में सोशल वर्क करके गांधी जी ने फिर क्या किया कि अपना एक्सटेंड किया सपोर्ट, लोगों को फिर से एक करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोग अपना अपना जो है मतलब देख रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और फिर क्या उन्होंने जब लोगों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, वो 1930 में जो है उस समय में जो है चलाया। और इस समय में 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुए थे 1920 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों चीज़ों का जो है डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर के जो है उस समय में स्थापित हुई। और रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भी उस समय में थे, जैसे भगत सिंह भी जो थे इस समय में काफ़ी एक्टिव थे। और भगत सिंह जो थे वो भी उभर के सामने आए क्रांतिकारी के रूप में। ऐसे ही चित्तरंजन दास भी जो थे वो एक लायर थे ईस्ट बंगाल से, और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे। तो कुछ नए लोग जो है आए। इन 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब इंग्लैंड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि साइमन को भेजा जाए, साइमन कमीशन को भेजा जाए, और ये देखने के लिए कि भाई इंडिया में क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा। परंतु उस साइमन कमीशन में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो मतलब ये था कि ब्रिटिश अपने हिसाब से जो भी करते, तो फिर उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और बार बार उनका नारे लगे कि साइमन गो बैक, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि भाई उस समय में जो है कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया का भी रहे। और ये जो डिकेट था वो क्लोज हुआ कांग्रेस के रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। तो 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा अपनी मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, और कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व, और उस दिन तो इंडिपेंडेंस डे भी ऑब्जर्व कर लिया गया 26 जनवरी 1930 को। अब देखिए यहाँ ये उसको इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। हालांकि अपन 26 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का
कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। अब उस समय में क्या थे, कुछ रेवोल्यूशनरी लोग भी थे, क्रांतिकारी लोग भी थे जो अंग्रेज सरकार को डराना चाहते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल विद रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर एंड पीजेंट। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इन्होंने स्थापना की थी। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु ने सैंडर्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी थी, जिसने सैंडर्स ने क्या किया था, लाला लाजपत राय की को लाठी चार्ज करके जो घायल कर दिया था, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, BK दत्त, इन लोगों ने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उनका जो एम था कि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो डरे, ठीक है, उनके बहरे कानों में जो है आवाज़ जाए। तो जो गवर्नमेंट थी वो बहुत हार्श उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दे दी 1931 को। उस समय भगत सिंह की एज केवल 23 ईयर की थी। तो अब इस तरह की जब घटनाएं हुई तो उसी समय जैसा मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने फिर क्या किया, पूर्ण स्वराज वो है जब तक नहीं आ सकता जब तक हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं, इट हैड टू बी फॉट फॉर। 1930 में गांधी जी ने जो है एक डिक्लेयर किया कि वो एक साल्ट मार्च निकालेंगे। उन्होंने क्या किया, नमक सत्याग्रह करना शुरू किया, दांडी मार्च उन्होंने निकाला साल्ट ला को करने के लिए। और इस ला के हिसाब से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि वो नमक जो है बना के और बेचती थी और उस पर कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी ने रीज़न किया कि भाई साल्ट टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, भाई ये तो नेचुरली है और एसेंशियल आइटम है सबके लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, साल्ट मार्च निकाल करके जो है गांधी जी ने फ्रीडम के लिए लोगों को मतलब जागरूक किया। और लगभग 240 मील साबरमती से उन्होंने ये 240 मील की यात्रा शुरू की और लोगों को मतलब इकट्ठा किया। और पीजेंट, ट्राइबल, वुमेन सब ने लोग मिल कर के इसमें पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट ने खूब क्रश करने की कोशिश की और थाउजेंड्स लोगों को जेल में भेज दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ इसके बाद, और फिर गवर्नमेंट ने, इससे हमें ये सफलता मिली कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है उसने कई जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। और गवर्नमेंट ने इलेक्शन किया कि भाई प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, मतलब अलग अलग प्रांतों में इलेक्शन होंगे 1937 को। कांग्रेस ने जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करी जीत करके 11 प्रोविंसेस में 7 जगह जीत करके। तो इस तरह से क्या हुआ कि कांग्रेस को फिर गवर्नमेंट के अंदर जाने का मौका मिला कि भाई वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जा कर के जो है बात कर सकती है। फिर इसी समय क्या हुआ, 1939 में सितंबर में कांग्रेस जब प्रोविंस में थी, सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हुआ। हिटलर के सब लोग क्रिटिकल थे, कांग्रेस लीडर ने रेडी थे सपोर्ट करने के लिए कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो इस युद्ध में सपोर्ट करेंगे, परंतु वो चाहते थे कि भाई ब्रिटिश हमें इंडिपेंडेंस दे दें। तो ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर कांग्रेस ने, मिनिस्टर्स ने मतलब जो है प्रोटेस्ट करके रिज़ाइन किया। इस तरह से फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला गया। उस समय में सरोजनी नायडू जो थी वो एक सिग्निफिकेंट लीडर थी दांडी मार्च के समय में, और वो पहली इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। अब इस तरह से क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू हुआ, लोगों में एकता आई। फिर क्या हुआ, जब देखा कांग्रेस ने कि नहीं यार अब गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही है, तो फिर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि एक नया फेज ऑफ मूवमेंट निकाला जाए इन द मिडिल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, और ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया। और उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे देश का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के सैनिक जाते थे लड़ने के लिए, हमारे देश से कपड़ा बनता था ब्रिटिश सैनिकों के लिए, टिस्को जो है लोहा बनाता था। तो महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे देश के सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है गवर्नमेंट और हमको इंडिपेंडेंस नहीं दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया नारा दिया लोगों को, डू और डाई।
मतलब आप जो है या तो करो या मरो का नारा दिया कि या तो आप जो है आंदोलन करो या फिर आप जो है मरो। मतलब ये है कि आप वायलेंट मत हो, मगर आप जो है गवर्नमेंट को मजबूर कर दो। So you must fight non-violently. गांधी जी एंड अदर लीडर वर जेल्ड। गांधी जी और दूसरे लोगों को 1942 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था और इसमें क्या हुआ, इन लोगों को जेल हो गई और पीजेंट और यूथ जो है उन लोगों ने जो है बहुत जम से इसमें पार्टिसिपेट किया और ऑल ओवर कंट्री में जो है कम्युनिकेशन हुआ और जो है लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट कई जगह बना ली एरियाज़ में। और ब्रिटिश ने जो है बहुत इनको दबाने की कोशिश की और 1943 के लास्ट में लगभग 90,000 पीपल को अरेस्ट किया गया, 1000 लोगों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया, कई जगह तो एरोप्लेन से मशीन गन चलाई गई। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश राज को समझ में आ गया कि अब हमको जो है इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेवोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट हमको चाहिए मुस्लिम के लिए नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में कंट्री के। तो रेवोल्यूशन ने डिड नॉट मेंशन, और उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि हमें पाकिस्तान की कोई बात कहे, लेकिन लीग जो चाहती थी कि वो ऑटोनॉमस अरेंजमेंट चाहती थी मुस्लिम के लिए। वो चाहती थी कि मुस्लिमों की अलग जो है अलग क्षेत्र रहे। और आफ्टर 1930 के लास्ट में लीग ने ये व्यू करने लगा कि मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम हिंदूज, कि वो हिंदुओं से सेपरेट नेशन चाहती थी। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप, क्योंकि वो लगातार देख रही थी कि हिंदू मुस्लिम ग्रुप के बीच में टेंशन हो रही है। और प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1937 में जब हुए थे तो उन्होंने देखा था कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी में है और उनको हमेशा जो है सेकंड फिडल का रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको कहीं पर भी जो है अपना रोल दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो लीग ने क्या किया कि इस तरह से जो है धीरे धीरे एक सेपरेट जगह की मांग करना शुरू किया। और कांग्रेस का फेलियर था कि वो मुस्लिम मासेस को जो है मोबिलाइज कर पाए। तो उन्होंने जो जो है लीग को अलाउ करा इस तरह से। और जब 1940 में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जेल में थे, तो 1945 उस समय में फिर क्या हुआ कि उतना ज़्यादा मुस्लिम लीग से कांटेक्ट नहीं हो पाया और धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम लीग के कांटेक्ट में रही। तो उससे क्या हुआ कि लीग ने जो है अपने आप के लिए एक इंडिपेंडेंस चाहा इंडिया से अलग। और फिर बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने इसको मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाए। और फिर से एक बार प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा किया 1946 के इलेक्शन में। और लीग ने जो है मुस्लिम के लिए कई जगह सीट जो है प्राप्त कर ली, जिसके कारण उन्होंने जो है परसिस्ट की कि भाई हमें पाकिस्तान दिया जाए। और मार्च 1926 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 मेंबर का मिशन भेजा था दिल्ली के लिए, कैबिनेट मिशन। और इसने ये सजेस्ट किया कि भाई जो है मुस्लिम लीग की बात को मान ली जाए और पार्टीशन जो है वो कर दिया जाए। और हमारे देश का फिर क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। और इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। और जब लीग ने देखा तो उन्होंने फिर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है घोषित कर दिया। और क्योंकि वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उनकी बात मान ले। और ऑन दिस डे रॉयट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता। कलकत्ता में कई जगह जो है दंगे शुरू हो गए। और 1947 में वायलेंस जो है वो स्प्रेड हो गया, बहुत सारे लोग मरने लगे। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि बाय मार्च 1947
जो वायलेंस स्प्रेड हो गया, मिलियंस ऑफ पीपल फोर्स टू फ्ली देयर होम। और फिर क्या हुआ, पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोगों को जाना पड़ा। पार्टीशन का मतलब था कि बहुत सारे सिटी जो इंडिया के चेंज हो गए और नया कंट्री पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो जो इंडिपेंडेंस हमको मिली थी, उसकी जो खुशी हमारे अंदर थी वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि उससे क्या हुआ, हमारे देश के लोगों को बहुत परेशान होना पड़ा। जो और बहुत सारे लोगों को जो है रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ गए, और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों को इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा। और इस तरह से क्या हुआ कि हमारे देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी। तो इस तरह से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट आपको समझ में आया होगा, और आपको ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री को समझने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो जो भी बुक में लिखा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।